दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान को लेके जो कलेश चल रहा है, इस कलेश के बारे में। क्योंकि भैया ऐसा है कि मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अमेरिका वालों ने ऑलरेडी पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट के आसपास का जो समुद्र है, इस समुद्र में अपने लगभग 6 के आसपास वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। और हमारे ये जो ईरान वाले हैं, ईरान वाले भी अब बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। बोले तो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मार काट की ही बात हो रही है, एक्चुअली में नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। बीती 5 फरवरी के दिन ओमान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएशन हुए थे, जिनका भले ही कुछ सार ना निकला हो, बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंड ईरानियन सोर्सेस बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ी। और अब कल एक बार फिर से स्विट्जरलैंड का जो शहर है, बोले तो जिनेवा के अंदर दोनों ही पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन होने जा रहे हैं। बट जिस तरीके से इन नेगोशिएशंस के ठीक पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट बोले तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हुई है, प्लस जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से निकल के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर कल जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत फेल होती है, मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता या फिर किसी पॉजिटिव आउटकम के आने की संभावना नहीं बनती इन फ्यूचर, तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये बोल बच्चन एक फुल फ्लैश वॉर में तब्दील हो जाए। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लैश वॉर में तब्दील होता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं होने वाला। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट का, पर्शियन गल्फ का वो चौक पॉइंट है जहां से दुनिया में सप्लाई होने वाले ऑयल का लगभग 20% ऑयल निकलता है। सो अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की कोशिश की जाती, मतलब अगर यहाँ पे फुल फ्लैश वॉर शुरू हो जाती, तो फिर इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की कोशिश की जाएगी। सो अगर यहाँ पे ये लोग चोक करने की कोशिश करते हो, चोक करने की कोशिश नहीं करते तो भी अगर यहाँ पे वॉर होती है, तो फिर उस सिचुएशन में यहाँ से सप्लाई होने वाला जो ऑयल है वो बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होगा। और उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी, ग्लोबल लेवल पे ऑयल की जो प्राइस है वो लगभग 80 से $100 पर बैरल के आंकड़े को टच कर देंगे, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला। नाउ अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि भैया ये जो बातचीत हो रही है, बातचीत किन बिंदुओं पे हो रही है और ये जो सिनारियो बना है, इस सिनारियो के बनने के पीछे का कारण क्या है? तो देखो भैया, ऐसा है कि कारण जो है, कारण बहुत सिंपल है। वो कारण है ईरान की इस मौजूदा रिजीम की बेवकूफियां। क्योंकि साल 1979 में ईरान के अंदर जो तख्ता पलट हुआ और उस तख्ता पलट के बाद में ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान के अंदर पावर में आई, इस रिजीम के पास पावर में आने के बाद में 2 ऑप्शन थे कि या तो ये ग्लोबल लेवल पे अलायंस बना के और नेशन बिल्डअप करते हुए आगे बढ़े, या फिर ये दुनिया भर से पंगे लेके शुद्ध रूप से बकलोली करे। और सचमुच में इन लोगों ने ये बकलोली वाला ऑप्शन चुना, जिसकी वजह से इन लोगों ने इनकी जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हमेशा एंटी यूएसए और एंटी इजराइल माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ाया। और इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इन लोगों को लगभग 50 साल हो चुके। बट अब प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में इनके पास अच्छा खासा बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, बोले तो यूरेनियम, उसे इनरिच करने की फैसिलिटी। प्लस अब ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली में ईरान के पास कितना यूरेनियम रखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट सोर्सेस आज की तारीख में भी ईरान के पास लगभग 4000 किलो के आसपास 60% इनरिच किया हुआ यूरेनियम रखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि 90% इनरिच किए हुए यूरेनियम से बम बनाया जा सकता है, प्लस 60% से 90% पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ईरान वाले जो हैं, ईरान वालों ने यूरेनियम इनरिच कर लिया, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना ली। और अपने इन दोनों ही प्रोग्राम्स को लेके ईरान की मौजूदा रिजीम का ये कहना है कि हमारे ये दोनों ही प्रोग्राम पीसफुल प्रोग्राम है। बट पिछले 50 सालों से इनका जो चरित्र रहा है और इनकी जो हरकतें रही है, उसकी वजह से अब दुनिया का तो नहीं पता, और दुनिया मैटर भी नहीं करती। लेकिन ये जो अमेरिका और इजराइल वाले, ये दोनों ही पार्टीज इनकी ये पीसफुल प्रोग्राम वाली बकलोली को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों ही पार्टीज का यह कहना है, मतलब देखो ऐसा है कि इजराइल वाले तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं ईरान वालों के साथ में, सारे नेगोशिएशन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहे हैं। बट अमेरिका ईरान के साथ में ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है, ये जो नेगोशिएशन कर रहा है, इसमें अमेरिका की ओर से जो डिमांड्स रखी जा रही है, उनमें से मेजोरिटी डिमांड्स इजराइल वालों की है। और अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इजराइल वाले यहाँ पे ये जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को परमानेंटली खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को परमानेंटली खत्म करने की ये जो बात कर रहे हैं, इसमें वो कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है, ईरान की लीडरशिप
खुद अपने मुंह से 50 बार ये बात बोल चुकी है कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इजराइल को खत्म करना है। वो तो आज इनकी लंका लगी पड़ी है। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है उसकी हालत खराब है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो आज की तारीख में अपने सबसे कमजोर फेज से गुजर रही है। प्लस मिडिल ईस्ट में इन लोगों ने अपने जो प्रॉक्सी बनाए थे, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, इराक के अंदर ईरान को सपोर्ट करने वाले जो मिलिशिया हैं, प्लस यमन के अंदर जो हूती रेबल्स हैं, इन लोगों का भी कार्यक्रम हो चुका है। मतलब आप सोचो यमन के अंदर ईरान की प्रॉक्सियों की कितनी स्थिति खराब है कि ईरान के वो प्रॉक्सी जिन्हें ईरान वालों ने यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए खड़ा किया था, वो आज की तारीख में सऊदी अरेबिया से पैसे लेके यमन के अंदर वो फोर्सेस जिन्हें यूएई सपोर्ट करता है उन फोर्सेस के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। मतलब इस लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। सो इन लोगों की स्थिति खराब है। क्योंकि इन लोगों की स्थिति खराब है, इस वजह से आज की तारीख में ये लोग पीसफुल प्रोग्राम, शांति चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज जब बराक ओबामा ने इनके साथ में न्यूक्लियर डील करी थी और न्यूक्लियर डील के होने के बाद में जब इनके ऊपर से सैंक्शंस हटे और इनके पास पैसा आया, तो उस पैसे से क्या इन लोगों ने शांतिपूर्ण काम करने शुरू किए? नहीं, उस पैसे से इन लोगों ने हमास, हिजबुल्लाह, हूती रेबल्स और इराक के अंदर जो मिलिशिया है उस मिलिशिया को खड़ा किया। प्लस इन लोगों का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया। और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में वो जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर मिसाइल्स फायर किए गए थे, उस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल वालों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि भले ही उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम टॉप नॉच हो, लेकिन फिर भी इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ मिसाइलें उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर जाएगी और उनमें से किसी एक मिसाइल पे अगर यूरेनियम रखा हुआ हो, न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ हो, तो फिर उस सिचुएशन में इजराइल को बहुत ज्यादा डैमेज फेस करना पड़ेगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इजराइल की ओर से अमेरिका के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है प्लस ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसे कंप्लीटली डिसमेंटल करने के लिए पुश करे। ये जो नेगोशिएशन इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहे हैं, इन नेगोशिएशन में अमेरिका की ओर से ईरान के सामने यही 2 शर्तें रखी गई है। पहली कि ईरान के पास जो यूरेनियम का पूरा इंडिसमेंट का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को जयराम जी की बोल दे और आगे से कभी भी यूरेनियम को इंडिसमेंट करने की बात ना करे। एंड सेकेंड, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को भी बंद करे और जो मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास रखी हुई है उन मिसाइल्स को डिसमेंटल कर दे। जिसके जवाब में, और ये इंटरेस्टिंग है, पहले ईरान वाले अमेरिका वालों को ये बोल रहे थे कि भाई साहब यूरेनियम को लेकर कोई बात होगी ही नहीं, लेकिन अब ईरान वालों ने यहाँ पे अपना स्टैंस चेंज किया है। ईरान वाले अब अमेरिका वालों को ये बोल रहे हैं, मतलब ये ऑफर दे रहे हैं कि भैया इनके पास जो इनरिच किया हुआ यूरेनियम रखा हुआ है उस यूरेनियम को ये लोग हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान यूरेनियम का इंडिसमेंट नहीं कर सकता, ये शर्त हटानी पड़ेगी। और रही बात बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिसमेंटल करने की, तो भैया वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम हर कीमत पे चालू रखेंगे, ये ईरान वालों की ओर से बोला गया है। और अगर कल भी ईरान की ओर से यही एटीट्यूड निकल के आता है तो फिर उस सिचुएशन में हो सकता है हम लोगों को आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के अगेंस्ट में कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बैक चैनल पे इजराइल वालों को इस बात की परमिशन दे दी गई है कि भैया इजराइल की एयरफोर्स ईरान के अंदर जाके ईरान का ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दे। और अगर ईरान की ओर से कोई रिस्पांस आता है तो उस रिस्पांस को काउंटर करने के लिए, उस रिस्पांस से इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी अमेरिका ने अपने जहाज मिडिल ईस्ट में भेजे दिए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इजराइल वाले ये करने के लिए जाते हैं तो फिर उस सिचुएशन में ईरान की ओर से रिस्पॉन्स आएगा, और ईरान की ओर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ईरान वाले पहले ही ये बात साफ साफ क्लियर कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं वो सारे ही मिलिट्री बेसेस ईरान के लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है ये कोई हवा में तो है नहीं, ये अलग अलग अरब कंट्रीज के अंदर है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया। सो ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो इस जवाबी कार्रवाई में इन कंट्रीज के ऊपर हमला होगा, और ये कंट्रीज इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंस है। ये लोग नहीं चाहते कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ये किसी भी तरीके से इन्वॉल्व, और इसी वजह से यूएई, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज की ओर से पब्लिकली ये बात बोली गई है कि अगर यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट में ये तमाम कंट्रीज अमेरिका को अपनी जमीन का यूज नहीं करने देगी ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। प्लस अमेरिका के जो मिलिट्री एडवाइजर्स है, अमेरिका के मिलिट्री एडवाइजर्स की ओर से भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्लान रखा गया है जिसमें अमेरिका ईरान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन ले, और वो मिलिट्री एक्शन कुछ सप्ताह तक चले। और अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन के लिए जाता है तो फिर ऑब्वियसली बात है खोमेनी साहब का भी कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे ये लोग, जो कुछ सप्ताह में हो भी सकता है
और हो सकता है सालों लग जाए। सो सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अब यहाँ से कहानी किस ओर जाएगी ये पूरी तरीके से जिनेवा में कल जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान वालों के बीच में, उस बातचीत के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अमेरिका वाले और इजराइल वालों के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर ये लोग खोमेनी को हटाने का मन बना चुके हैं, अगर इन्हें लगता है कि खोमेनी को हटा के और ईरान के अंदर तख्ता पलट करके ही इनके जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हो पाएंगे, तो भी उस सिचुएशन में तो चाहे जो भी बातचीत कर लो, इस कॉन्फ्लिक्ट का वॉर में तब्दील होना तय। सो ये कहानी है। अब इसके आगे क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।